हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए याचना मुथा बुरट। यहाँ पे बेटा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, अमेंडमेंट्स के लेक्चर्स। अब यहाँ पे हम अमेंडमेंट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अमेंडमेंट फॉर द स्टूडेंट्स अपेयरिंग इन देयर सीए फाइनल्स इन May 21, उनके रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट्स हैं हम यहाँ डिस्कस करेंगे विद दिस अमेंडमेंट बुकलेट। ये अमेंडमेंट बुकलेट आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे भी मिल जाएगी, वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो मेरी वेबसाइट www.icleague.com से, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम अमेंडमेंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब बेटा जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अभी May 21 के लिए अपेयर कर रहे हैं और क्लासेस के लिए इंक्वायर कर रहे हैं, मैं 1 मिनट उन्हें बता दूं। बेटा यहाँ पे icleague.com में क्लासेस अवेलेबल है। यहाँ पे अराउंड 100 आवर्स का कोर्स है। एक्चुअली 90 आवर्स का डिस्कशन रहेगा, उसमें जीएसटी प्लस कस्टम्स प्लस एफटीपी अलॉन्ग विद क्वेश्चन। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने जीएसटी का चैप्टर 1 डिस्कस किया, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे, देन चैप्टर 2, देन क्वेश्चन बैंक। ऐसे हमारे पूरा जीएसटी 25 चैप्टर्स में है एंड कस्टम्स एंड एफटीपी 9 चैप्टर्स में। तो आफ्टर डिस्कशन ऑफ एवरी चैप्टर हम क्वेश्चन बैंक पढ़ेंगे। क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं। आपने प्रोविजंस तो पढ़ लिए, उसको अप्लाई कैसे करना है, भाई तैयारी पूरी करके जाना जरूरी है। अगर आप बहुत अच्छे से इस तरीके की अप्रोच से एग्जाम में पढ़ के जाते हो, आई बेट माई लास्ट बाइट आप कैसे क्लियर नहीं होते, आप कैसे एग्जामिशन नहीं लेके आते हो। आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ये सब। ठीक है। तो इस अप्रोच में हमारा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स है, वो डिजाइन किया हुआ है। 90 आवर्स में ये कोर्स हो जाएगा, प्लस 15 घंटे आप रिवीजन करोगे तो अराउंड 105 आवर्स में आपका इनडायरेक्ट टैक्स पेपर पूरा कंप्लीट। कि हमने सारे प्रोविजंस भी पढ़ लिए, पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस कर लिए, प्लस रिवीजन कर लिया। उसके बाद एक टेस्ट सीरीज, 2 टेस्ट सीरीज है, वो आपको ये कोर्स के साथ में रहेगी। जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, यू हैव टू इंटीमेट अस, और आपको यहाँ पे वो टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये जो स्टूडेंट्स May 21 के लिए अपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी फरवरी से क्लासेस ले रहे हैं, उनके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। तो बेटा आपको ये इतनी बढ़िया प्रिपरेशन करनी है, प्लस एक आपको एक्सेस दिया गया है एमसीक्यू पोर्टल का। मतलब आप एमसी हर चैप्टर के बाद एक एमसीक्यू पोर्टल बनाया है। आप हर एक चैप्टर के बाद में जाओ, उस पोर्टल पे लॉगिन करो और वहां पे आप टेस्ट दे सकते हो। एवरी चैप्टर के बाद आप टेस्ट दोगे तो 30 to 50 एमसीक्यूज है, क्योंकि भाई एमसीक्यू बेस्ड पेपर है। ठीक है, 30 मार्क्स तो एमसीक्यू आते हैं, बहुत स्कोरिंग पेपर है बेटा। एग्जामिनेशन 100% आता है इस सब्जेक्ट। हम पढ़ाई इतनी अच्छे से करके जाएंगे, हम एग्जाम में पेपर इतना अच्छा लिखेंगे, हमारी प्रिपरेशन इतनी अच्छी होगी, क्यों एग्जामिनेशन नहीं आएगा? जो सोच लिया वो हो जाता है। तो आपने अभी यही सोचना है, नेगेटिविटी हटा दो माइंड से सारी। बस मैं तो पास होने वाला हूँ, मुझे तो एग्जामिनेशन आने वाली है। मैंने सीए में एनरोल ही इसलिए किया था ना, क्योंकि मुझे पास होना है, एग्जामिनेशन लाना है। ठीक है। तो इसी मोटिवेशन से पढ़ाई शुरू करो। और यहाँ पे ये जो पूरा कोर्स जो भी स्टूडेंट्स ले रहे हैं, जिन्होंने भी मुझसे ये चीजें पूछी थी, मैंने उनको यहाँ पे ये बेटा एक बेसिक आपको बता दिया। इसके अलावा डिटेल्स आपको चाहिए, वेबसाइट पे सारा कुछ डिटेल्स अवेलेबल है, आप वहां पे पढ़ लो। कुछ क्वेरी आपको फिर भी रह जाती है, ये ऑफिस का नंबर है बेटा, उनसे डिस्कस कर लो। फिर भी कुछ क्वेरी रह जाती है तो ये मेरा नंबर है, मुझसे डिस्कस कर लो। ठीक है। बाकी मैंने आपको बेसिक यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बता दिया। और ये बुक्स आप गूगल ड्राइव मोड में, पेन ड्राइव मोड में, जिस भी मोड में चाहिए आपको क्लासेस ले सकते हो। देन उसके साथ आपको ये 3 बुक्स मिलेगी, कलर्ड बुक्स रहेगी एंड एक क्वेश्चन बैंक रहेगा जो कि पीडीएफ में रहेगा, प्लस समरी बुक पीडीएफ में रहेगी। एंड ये तीनों बुक्स आपको किसमें मिलेगी? हार्ड कॉपी में मिलेगी। आपको क्वेश्चन बैंक, समरी बुक हार्ड कॉपी में चाहिए, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आप वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है। ये तो बेटा मैंने बेसिक कोर्स का बताया और आपको स्ट्रैटेजी बताई। ये कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने की बेटा यही स्ट्रैटेजी होती है। आपने पहले सब्जेक्ट समझना है, कंसेप्ट समझना है, उसके बाद आपको उसका क्वेश्चन बैंक देखना है। हमारे क्वेश्चन बैंक में ऑल पॉसिबल क्वेश्चन है, केस स्टडी काइंड ऑफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, एमसीक्यूज है सारे, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सब कुछ है वहां पे। क्योंकि एग्जाम में जाके क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रोविजंस इंप्लीमेंट करने, वो आना चाहिए। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। ये चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ, और यही चीजें हैं बेटा सक्सेस आपको यहाँ पे चाहिए इस सब्जेक्ट में, या कोई भी सब्जेक्ट में। आपका स्ट्रैटेजी यही होना चाहिए। आप कम पढ़ाई करके जाओगे, कम नंबर आएंगे। आप ज्यादा पढ़ाई करके जाओगे, बढ़िया मार्क्स आएंगे आपको। मतलब आपने अपने उस तरीके से बहुत सारी चीजें मैटर करती है, नॉट ओनली बेटा पढ़ाई। आपका अप्रोच कैसा है पढ़ाई में, आपको बहुत स्मार्ट स्टडी करनी है। उसके बाद आपको पेपर बहुत अच्छा लिखना है, आपने सेक्शन कोड करने, पेपर प्रेजेंटेशन यहाँ पे बहुत अच्छा होना चाहिए। आप पहले टेस्ट सीरीज लिख करके जाओ, आपको कॉन्फिडेंस आता है। डायरेक्टली एग्जामिनर को क्यों दे रहे हो अपना पेपर एवेलुएट करने के लिए? मत दो उसे, पहले आप टेस्ट सीरीज लिखो, यहाँ पे चेक होगा, आपको समझ में आता है कि एग्जाम कंडीशन में कैसे बैठा जाता है। एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस। आपको जो कंसेप्ट पढ़ने हैं उसका एक इंपॉर्टेंस है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। क्वेश्चन बैंक में जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस, बेटा जब तक पढ़ोगे नहीं, सॉल्व नहीं करके जाओगे, तब तक कि वहां पे आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। आप कैसे, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आएंगे। इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस।
देन आपको एमसीक्यू के टेस्ट देने हैं, रेगुलरली आप टेस्ट देते रहोगे, देन आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज लिखोगे, हर एक चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये आप सब कुछ जब करते हो, और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन, एग्जाम में जितना आप मेंटेन करते हो। जब आप वो सब कुछ करोगे बेटा, और उतना कॉन्फिडेंटली और इतना यहाँ पे आप इतने अच्छे से मोटिवेशन से सारे आपके पेपर्स लिखोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। भाई मैं पिछले अटेम्प्ट में फेल हो गया, मैंने उतना पढ़ा था, मैं वापस उतना ही पढ़ के जाऊंगा, इंस्टीट्यूट फिर से वही मार्क्स देगी आप। आपने अपने अंदर क्या इंप्रूवमेंट किया, अपने साइड देखो, ये मत सोचो चेकिंग टफ हुई, ये हुआ, ये नहीं नहीं नहीं, सब कोई काम की बात नहीं। आप में कहाँ कमी है ढूंढो, इंप्रूव करो, पॉजिटिवली एग्जाम देके जाओ, तभी पास हो। ठीक है, अपनी कमियां ढूंढो, अपनी, आपको फटाफट फाइंड आउट, यू हैव टू फाइंड आउट कि भाई कहां पे मेरा कमी रह रहा है, आपको वो चीजें इंप्रूव करनी पड़ेगी, तभी आप आगे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। नहीं तो क्या हुआ, आपको पहले भी यहाँ पे 39 आए, अभी भी 39 आएंगे, उसके बाद भी 39 आएंगे, आप मत इंप्रूव करो, आपको कैसे आपका मार्क्स इंप्रूव होंगे, आप सोचो। आपको हर एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होल्ड बनाना है, और पॉजिटिवली लो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लग गए 5-6 महीने लग गए, बट अब कोई बात नहीं, आगे आपको क्या करना है बेटा, हमेशा आपको आगे इंप्रूव करना है, और एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेके आओ। कोई बात नहीं, 39 आए अभी, कोई नहीं, मैं अगली बार 69 लेके आऊंगा, एकदम ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट लेके आओ, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, आप अपना मोटिवेशन मेंटेन करो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है बेटा मोटिवेशन। यहां तक तो पहुंच गए आप, मतलब आप बन तो नहीं हो, आप यहाँ पे एकदम इंटेलिजेंट हो, वन ऑफ द ब्रेनिएस्ट पीपल इन द कंट्री हो, बट फिर क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, हमको हमारा मोटिवेशन मेंटेन रखना, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखो, मोटिवेशन एग्जाम के लास्ट पेपर तक मेंटेन करो, उसके बाद जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट तब तक के मेंटेन करो, ठीक है। तो ये हमारा बहुत कुछ डिस्कशन हो गया अभी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे अमेंडमेंट्स का डिस्कशन बेटा। सबसे फर्स्ट यहाँ पे जैसे मैंने बताया, हम सप्लाई चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज ये अमेंडमेंट बुकलेट में अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, एंड हमारे मिसलिनियस प्रोविजन तक का अमेंडमेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। बहुत ही कम अमेंडमेंट्स है, ज्यादा अमेंडमेंट्स है ही नहीं, ठीक है, फटाफट हो जाएंगे हमारे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट चैप्टर बेटा, सप्लाई, सप्लाई अंडर जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट्स हम यहाँ डिस्कस करेंगे। So, amendment in Schedule 2 of CGST Act with retrospective effect from 1st July 2017. Schedule 2 पढ़ा था, क्या था भाई साहब, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई एक एक्टिविटी को या ट्रांजैक्शन को मैं सप्लाई ऑफ गुड्स मानू या सप्लाई ऑफ सर्विस मानू, कौन बताता है भाई साहब, शेड्यूल 2 बताते हैं, याद है, ठीक है। तो उसमें एक पर्टिकुलर यहाँ पे एंट्री थी हमारी बिजनेस एसेट से रिलेटेड बेटा, उसमें अमेंडमेंट्स आए। क्यों आए, लोगों को थोड़ा बहुत एम्बिग्यूटी हो रही थी, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहे थे, उसके चलते यहाँ पे इसमें रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया। कब से मैम रिट्रोस्पेक्टिव, भाई साहब जब से जीएसटी आया था। आप बताओ जीएसटी कब आया था, 1 जुलाई 2017, याद रखना है आपको, जम्मू कश्मीर में 8 जुलाई 2017 से आया था, बाकी सब जगह में 1 जुलाई 2017 से आ गया था, ठीक है। तो जिस दिन से जीएसटी आया था बेटा, उस दिन से रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट किया गया शेड्यूल 2 में, मतलब आपको उस दिन से ही शेड्यूल 2 को उसी तरीके से इंटरप्रेट करना है। देखते हैं क्या है। जीएसटी इज क्लासिफाइड सर्टेन एक्टिविटीज इनटू गुड्स एंड सर्विसेज, कहां होता है क्लासिफिकेशन, सेक्शन 7(1) है रेड विद शेड्यूल 2 टू द सीजीएसटी एक्ट। In respect of below entry of schedule 2, there has been an amendment retrospectively to remove anomaly which is discussed as under. तो यहाँ पे बेटा इस एंट्रीज में कुछ वर्ड्स थे, वो वर्ड्स हटा दिए गए हैं, बाकी की एंट्री सेम है, कुछ वर्ड है उसमें चेंज किया है। देखते हैं पहले क्या चेंज है बेटा। पहले यहाँ पे वर्ड्स यूज किया जाता था वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, उसको इन्होंने हटा दिया, उसको इन्होंने हटा दिया, ठीक है। ये एंट्री हम एक बार समझेंगे क्या एंट्री थी। शेड्यूल 2 में हम कहां से आते थे बेटा, एक बार मैं आपको बेसिक बताती हूँ, मैं मेन बुक पे एक बार लेके जाती हूँ आपको। हमने क्या पढ़ा था, देखो सेक्शन 7 सप्लाई की डेफिनेशन थी, 7(1) ए बी सी हमने यहाँ पे पढ़ा, फिर 7(1) ए आया लेटर ऑन। क्या बोला 7(1) ए ने, 7(1) ए ने बोला कि भाई अगर कोई एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन 7(1) के हिसाब से सप्लाई है, मतलब 7(1) स्मॉल ए बी सी किसी के भी हिसाब से सप्लाई है, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है, कौन बताएगा, शेड्यूल 2 बताएगा। देखो, where certain activities or transaction constitute a supply in accordance with provision of subsection 1, they shall be treated as supply of goods or supply of service as referred to in schedule 2. schedule 2 बताएगा भाई साहब कि भाई हम क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है।
अब क्या शेड्यूल तो बेटा सभी चीजों के लिए बताता था? नहीं मैम, सब चीजों के लिए नहीं बताता। मोबाइल हमको पता है गुड्स से। जहां गवर्नमेंट को लगा कि भाई दिक्कत हो रही है, यहाँ पे लोगों को पुराने लॉ में दिक्कत हुई, जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विस को गुड्स भी बोलते थे, सर्विस भी बोलते थे, वैट वाले भी टैक्स लगाते थे, सर्विस टैक्स वाले भी लगाते थे, तो वहां गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू में ही क्लियर कर दिया, शेड्यूल 2 बनाया इन्होंने पुराने लॉ से सीख लेके कि भाई शेड्यूल 2 में हमने पहले ही बता दिया कि रेस्टोरेंट को क्या बोलना है बेटा, सर्विस बोलना है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलना है, सर्विस बोलना है, क्लियर वहीं पे कर दिया उन्होंने। तो शेड्यूल 2 सब ट्रांजैक्शन के लिए नहीं होता था, जहां पे गवर्नमेंट को लगा कि लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन रिमूव करने के लिए उन्होंने शेड्यूल 2 बनाया। शेड्यूल 2 क्या अपने आप बताता था कि कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई है? नहीं, शेड्यूल 2 अपने आप नहीं बताता। कौन बताता? बेटा सेक्शन 7(1) बताता है ABC, उसमें अगर सप्लाई है तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो किसका काम है? वो काम है शेड्यूल 2 का। अब शेड्यूल 2 में एक एंट्री थी, देखते हैं क्या एंट्री थी, बिजनेस एसेट से रिलेटेड। Goods forming part of business asset are transferred or disposed of by or under the direction of a person carrying on the business so is no longer to form part of those assets। क्या हुआ भाई साहब कि बिजनेस के एसेट्स हैं, उसे क्या कर दिया गया? या तो ट्रांसफर कर दिया गया या डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, या ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया। किसने किया? बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। भाई साहब जो बिजनेस चला रहा है, जो बिजनेस चला रहा है तो उसने ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर दिया, करवा दिया, सो एज नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ दोज एसेट्स, तो फिर अब वो हमारे बिजनेस के एसेट नहीं रहे। तो जब उसे सप्लाई करेंगे तो अगर वो सप्लाई है तो क्या होगी? सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। अगर वो सप्लाई है तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी। पहले वर्ड यूज किया था वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, तो फिर लोगों को डाउट हुआ कि भाई अच्छा वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन है, मतलब कि अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सप्लाई हुआ, यहाँ पे अगर सप्लाई नहीं भी है तो भी क्या यहाँ से हम मान लें? क्योंकि सेक्शन 7(1) के हिसाब से, स्मॉल ए के हिसाब से सप्लाई हम कब मानते हैं? जब फॉर अ कंसिडरेशन है और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस है, तो ही सप्लाई होता है। या तो फिर शेड्यूल 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 में 4 एक्टिविटीज है, उन्हें सप्लाई माना जाता है इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है, तो तभी होता है सप्लाई तो। बट अगर फॉर एग्जांपल वो शेड्यूल 1 में फॉल नहीं होता है और अगर फॉर कंसिडरेशन नहीं है, तो क्या उससे आप सप्लाई मान लोगे? शेड्यूल 2 मान लेगा यहाँ पे, क्योंकि वेदर और नॉट फॉर अ कंसिडरेशन लिखा। ऐसी बात आई तो बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ क्लैरिफाई कर दिया कि वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन यहाँ नहीं रहेगा। अगर वो सप्लाई है 7(1) के हिसाब से, ए, बी और सी, शेड्यूल 1 के हिसाब से अगर वो सप्लाई है फॉर एग्जांपल, तो या तो 7(1) ए के हिसाब से सप्लाई है या तो शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है, तो फिर यहाँ पे आके हम बता देंगे सप्लाई ऑफ गुड्स है। यहाँ पे हमारा काम ये बताने का नहीं कि भाई साहब ये सप्लाई है। सप्लाई आप समझ के आइए, शेड्यूल 2 में आए तो आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि गुड्स का है कि सर्विस का, हम ये बताएंगे शेड्यूल 2 ने ये बोला। इसलिए यहाँ ये वर्ड थे वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, जो कि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एक्टिविटी शेड्यूल 1 में नहीं आ रही है, वो 7(1) में है फॉर एग्जांपल हम देखेंगे अभी। ठीक है, तो अगर फिर नॉट कंसिडरेशन है तो फिर तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं। फॉर एग्जांपल शेड्यूल 1 भेंट नहीं हो रहा है तो फिर तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो क्या वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा? नहीं भी, सप्लाई नहीं है, बात ही खत्म, शेड्यूल 2 में आओ ही। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम एग्जांपल देखेंगे और क्लियर हो जाएगा। एक बार नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अमेंडमेंट क्या है वो मैं आपको बता दूं, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन जो वर्ड था वो उन्होंने यहाँ से रिमूव कर दिया रेट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम 1 जुलाई 2017। बाकी का सब कुछ वैसा का वैसा है। अब goods held used for business are put to private use or made available to any person for use for any purpose other than business by or under the direction of a person carrying on the business। अब क्या हुआ, आपके कुछ गुड्स हैं, आपने क्या किया, उसे प्राइवेट यूज के लिए लिया या किसी और को दिया, अदर देन आपके बिजनेस के अलावा किसी और को दे दिया। मैंने मेरा कैमरा फ्री पड़ा हुआ था, अभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करनी थी, मैंने किसी को दे दिया, तो उस केस में क्या उसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ, मैंने गुड्स उसको हमेशा के लिए नहीं दिए, मैंने लगा 4 दिन के लिए ले जा ले कैमरा यूज करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने उसको चार्जेस भी ले लिए, तो वो क्या है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट इज नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। ए पॉइंट में क्या था, आप गुड्स का यहाँ पे पूरा ट्रांसफर या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो तो उसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोला था। यहाँ पे आप किसी को थोड़े दिन के लिए यूज करने के लिए दे रहे हो तो उसे क्या बोला गया है? सप्लाई ऑफ सर्विस बोला। अदर देन बिजनेस, आपने बिजनेस के गुड्स को रखा है थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। तो यहाँ पे भी बेटा वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन था, थोड़ा एम्बिग्यूटी क्रिएट कर रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने उसे भी वहां से हटा दिया।
उसे भी यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब ये जो डिलीशन है ये हमने ऑलरेडी समझ लिया कि क्यों गवर्नमेंट ने हटाया, क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था। अब हम उसको एक बार यहाँ पे समझते हैं, उसका एनालिसिस देखते हैं। द एग्जिस्टिंग प्रोविजन इन क्लॉज ए एंड बी ऑफ पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 2 यूज द टर्म व्हाट बेटा, whether or not for consideration, which has created ambiguity as to whether schedule 2 has been empowered to regard an activity as supply or mere classify the goods or services। यहां से लोगों को दिक्कत ये आ गई, क्या शेड्यूल 2 के अंदर इतना पावर है कि वो ये बता सकता है कि भाई पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं, या सिर्फ इसको क्लासिफाई करना है गुड्स या सर्विस में। ये लोगों को एम्बिग्यूटी आ गई, इसके लिए ये रिमूव किया। ठीक है, सिंस शेड्यूल 1 covers transaction which are to be treated as supply of goods or service even if made without consideration, शेड्यूल 1 डेफिनेटली बताएगा, शेड्यूल 1 में है एक्टिविटीज which are to be treated as supply even if made without consideration। 4 एक्टिविटी पढ़ा था, शेड्यूल 1 के अंदर इतना पावर है, but schedule 2 is merely a classification schedule। Schedule 2 is merely a classification schedule and does not determine whether a transaction is a supply or not। शेड्यूल 2 नहीं बताता कि कोई भी ट्रांजैक्शन सप्लाई है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नॉट ओनली फॉर दिस अमेंडमेंट बट इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो इट कि एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन विच आर टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस सिर्फ क्लासिफिकेशन बताता है शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 के अंदर इतना नहीं है कि वो बता दे कि भाई पर्टिकुलर एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन सप्लाई है। Hence, unless the transaction in question is covered by schedule is not covered by schedule 1, schedule 2 by way of above referred paragraph cannot deem it as supply even if made without consideration। तो अगर without consideration है और अगर वो शेड्यूल 1 में भी बेटा फॉल नहीं हो रहा है तो फिर शेड्यूल 2 को कोई सप्लाई नहीं बोल सकता, उसके अंदर इतना पावर नहीं। ठीक है, शेड्यूल 1 आपको अगर याद हो, हमने वहां पढ़ा था एक पैरा 1 में हमने एक चीज पढ़ी थी, आपको याद है? पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 1 कवर्स व्हाट, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। क्या हुआ है, आपने परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया बिजनेस का एसेट जिसपे आपने आईटीसी लिया है, उसे क्या बोलता है शेड्यूल 1? उसे भाई साहब शेड्यूल 1 बोलता है कि उसे हम क्या मानेंगे, सप्लाई मानेंगे। क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट। परमानेंटली है तो ट्रांसफर कर रहे हो या डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, क्या बिजनेस का एसेट जिसपे आपने आईटीसी ली। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड शैल बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। तो उसे सप्लाई बोला जाएगा इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। हाउएवर शेड्यूल 1 डज नॉट कवर ट्रांसफर ऑफ अदर बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कोई एसेट्स खरीदे हैं जिसपे मैंने आईटीसी नहीं लिया है और अब वो मैं अगर फ्री में डिस्पोज ऑफ करूं, क्या उसे सप्लाई बोलेंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? शेड्यूल 1 में नहीं आता। शेड्यूल 1 क्या बोलता है? शेड्यूल 1 बहुत सिंपल बात बोलता है बेटा, देखो 2-3 सिनेरियो हो सकते हैं। मैं यहाँ पे याचना ने कोई बिजनेस एसेट अगर प्रोक्योर किए हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2-3 सिनेरियो क्या हो सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। चलो 2-3 सिचुएशन क्या हो सकती है। याचना ने बिजनेस एसेट परचेज किए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के फॉर कंसिडरेशन, तो क्या ये सप्लाई है बेटा? यस। 7(1) के हिसाब से ये सप्लाई है, स्मॉल है, ठीक है। क्या माना जाएगा इसे? सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा या क्या माना जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स, परमानेंट ट्रांसफर कर रही है याचना, फॉर कंसिडरेशन कर रही है, तो पहले सप्लाई तो हो गया 7(1) के हिसाब से। 7(1) रेड विथ शेड्यूल 2 ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, हमने अभी एंट्री पढ़ी, ठीक है। अब याचना ने बिजनेस एसेट परचेज किए थे, ठीक है, जिसपे उसने आईटीसी लिया था, उसने डोनेट कर दिए चैरिटेबल ट्रस्ट, ये अगर हम मानते हैं तो क्या ये सबसे पहले सप्लाई है? यस। 7(1) रेड विथ क्या बेटा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई हो जाएगा, तो क्या ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है? क्या हो रहा है? याचना ने फ्री में बेटा क्या हो रहा है, देखो यहाँ परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट वेयर आईटीसी हैज बीन टेकन, ये वो केस है, तो उस केस में क्या ये सप्लाई है? हाँ ये सप्लाई। क्या होगा ये? सप्लाई ऑफ गुड्स कौन बताएगा? शेड्यूल 2 ने बताया कि इसे सप्लाई ऑफ गुड्स बोले। तीसरी सिचुएशन बेटा, याचना ने गुड्स लिए, क्या उसने आईटीसी लिया? नहीं लिया, और उसने चैरिटेबल ट्रस्ट को दे दिया विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या ये सप्लाई है? नहीं, ना ये शेड्यूल 1 के हिसाब से सप्लाई है, ना 7(1) स्मॉल ए के हिसाब से सप्लाई।
ये सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो शेड्यूल 2 में आने की बात ही नहीं आती, शेड्यूल 2 में आप आओगे ही नहीं, शेड्यूल 2 में आप आओगे ही नहीं। तो यहाँ पे जब आपने आईटीसी नहीं लिया है बेटा और विदाउट कंसिडरेशन आप उसको सेल कर रहे हो यहाँ पे, तो क्या ये सप्लाई होगा? कि सप्लाई नहीं होगा, सप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे यही बात की हुई है, एक बार हम समझेंगे। सो मैं एक बार ये थर्ड वाला पॉइंट वापस से पढ़ रही हूँ। Para 1 of Schedule 1 covers permanent transfer or disposal of business asset on which ITC has been availed. Shall be treated as supply even if made without consideration. However, Schedule 1 does not cover transfer of other business on which ITC has not been taken. Schedule 1 में वो नहीं आते ना, जिसमें ITC नहीं लिया है, वो सप्लाई नहीं होते Schedule 1 के हिसाब से। For example, motor car subject to some exception even if made without consideration shall not be treated as supply. आपने उसमें आईटीसी नहीं लिया होगा मोटर कार पे और आपने उसको फ्री में डिस्पोज ऑफ कर दी, तो उसे क्या माना जाएगा बेटा? उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। सप्लाई नहीं मानेंगे तो काय के लिए शेड्यूल 2 लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। However, when the said transaction is read with para 4A of schedule 2, it would be regarded as supply if it even if it fell out of the ambit of schedule 1. जब वहां पे ये डाउट था, जब वहां वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन लिखा था, तब लोगों को डाउट होता था कि अच्छा वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन है तो भी क्या उसे हम सप्लाई मान ले, वो बात थी। सो द सेड anomaly is put to rest with retrospective amendment effective from 1st July to the effect that determination of activity, now this is important बेटा, ये सारा ऊपर का तो डिस्कशन था। Determination of an activity whether or not supplies the task of schedule 1 read with 7.1, whereas to classify it as goods or services the department of schedule 2. Schedule 2 in no way can determine an activity as supply if the same activity falls out of the purview of schedule 1. ठीक है, तो यहाँ पे बेटा दो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, देखेंगे एक बार। मिस्टर मेहता, सो यहाँ पे सप्लाई किसका काम है? सप्लाई का काम किसका है बेटा? 7.1 का, और यहाँ पे एंड शेड्यूल 1 का, एंड यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का काम किसका है? शेड्यूल 2 का। यहाँ पे क्यों ये हटाया गया अमेंडमेंट? क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था कि इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन होता तो क्या शेड्यूल 2 ही सप्लाई बता देगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है, इसीलिए ये वर्ड को रिट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से डिलीट किया। बेटा ये तो बस ये एक ही लाइन का अमेंडमेंट था, पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया आपको। आई होप आपको ये समझा होगा। अभी एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मिस्टर मेहता सोल्ड मोटर व्हीकल विदाउट कंसिडरेशन ऑन विच आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन। मिस्टर मेहता ने क्या कर दिया? एक मोटर व्हीकल है उसको बेच दिया विदाउट कंसिडरेशन ऑन विच आईटीसी हैज नॉट बीन टेकन। सो ये अब अमेंडमेंट के बाद क्या हो जाएगा? दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट सप्लाई एज पर शेड्यूल 1. Schedule 2 becomes irrelevant to move further as Schedule 1 has disregarded it as supply. Accordingly, question of classification does not arise. ठीक है, पहले यहाँ अमेंडमेंट के पहले लोगों को डाउट था, बट अब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है। ठीक है, तो बेटा ये अमेंडमेंट था सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड हमारा। नेक्स्ट लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। बेटा ये वाला हम चैप्टर है, इसमें बस एक ही बहुत ही छोटा सा अमेंडमेंट है, ये तो आपको पता ही है। खैर अब हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है बेटा, यूनियन टेरिटरी में टैक्स कौन सा लगता है आपको पता है? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी लगता है। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं यूनियन टेरिटरीज टू इंक्लूड लद्दाख विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून 2020। बेटा यहाँ पे आप ऐसा देख सकते हो, पहले ये पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये हो गए हैं। ठीक है, सो यूनियन टेरिटरी में कौन कौन आता है? अब अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। बेटा ये दो अलग अलग हुआ करती थी पहले, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, अब ये एक हो गई है, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। लद्दाख आपका एक इंसर्ट हो गया, नया यूनियन टेरिटरी यहाँ पे, चंडीगढ़ एंड अदर टेरिटरी। For the purpose of this act, each of the union territory in subclause A to F shall be considered as what बेटा? Separate union territory. ठीक है, अब बेटा यहाँ पे समझेंगे हम, यहाँ पे इससे फर्क क्या पड़ा। लद्दाख, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख बोथ आर यूनियन टेरिटरी विद द डिफरेंस दैट बेटा अभी दोनों भी यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर भी आपकी यूनियन टेरिटरी, लद्दाख भी आपकी यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर इज अ यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, इसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, जैसे कि दिल्ली का और पौंडीचेरी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होंगे बेटा, यहाँ पे जम्मू कश्मीर टू जम्मू कश्मीर, यहाँ पे आप अगर कोई चीज सेल कर रहे हो तो टैक्स कौन सा लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। एसजीएसटी क्यों मैम? यूनियन टेरिटरी है उसके बाद भी, क्योंकि उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है। सो जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पौंडीचेरी बेटा ये तीन केसेस में
ये तीनों केसेस में इवन इफ यूनियन टेरिटरी, बट दीज आर यूनियन टेरिटरी विद स्टेट लेजिस्लेचर, सो यहाँ पे अगर एग्जाम में प्रॉब्लम आता है तो आपने टैक्स कौन सा लगाना है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। हाउएवर लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी बट उसका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, thus the transaction in union territory of Ladakh will attract what बेटा, CGST plus UTGST। वहां पे क्या लगेगा, CGST plus UTGST लगेगा। अब यहाँ पे ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गए, उसमें क्या लगेगा बेटा, IGST लगेगा। या फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर से महाराष्ट्र को जा रहा है तो क्या लगेगा, IGST लगेगा। एज सिंपल, जो पहले भी हुआ करता था। तो पहले यहाँ पे बेटा एक ये जम्मू कश्मीर ही था, अब ये क्या हो गया है, यहाँ पे दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, जम्मू कश्मीर अलग, लद्दाख अलग। जम्मू कश्मीर with state legislature, so the tax levied would be CGST plus SGST. Ladakh is without state legislature, so like other union territories, the tax levied would be what, CGST plus beta what, UTGST. ठीक है, so ये हो गया हमारा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स बेटा, इसमें सिर्फ यही एक अमेंडमेंट है और कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमारा चैप्टर है, इसमें भी सिर्फ एक ही अमेंडमेंट है बेटा, डायरेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड। आपको याद हो तो हमने ये एक एंट्री पढ़ी थी डायरेक्टर सर्विसेज से रिलेटेड, वो अमेंडमेंट हम यहाँ पे एक बार देखते हैं। सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट टू द सेड कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट। यहाँ भाई साहब सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है, सर्विस दे रहा है मैम डायरेक्टर कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट का, किसको दे रहा है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, आपके रिसिपिएंट ऑफ सर्विस है बेटा बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। सप्लायर कौन है, डायरेक्टर, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा था। रिवर्स चार्ज का मतलब क्या होता है, रिवर्स चार्ज पे टैक्स कौन पे करता है, रिसिपिएंट ऑफ सर्विस, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। ठीक है, सर्विस कौन रिसीव कर रहा है, कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। डायरेक्टर्स लोग सर्विस दे रहे हैं कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को, तो इस केस में कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टैक्स पे करेंगे रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को। फॉरवर्ड चार्ज जो होता है बेटा, नॉर्मल चार्ज बोलते हैं या फॉरवर्ड चार्ज बोलते हैं, उसमें टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर। रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक यहाँ बहुत ही प्यारा सा क्लैरिफिकेशन आया है, वो हम देखेंगे यहाँ पे, और हम उससे रिलेटेड उसी का हम यहाँ पे फिर डायग्राम फॉर्म में भी देखेंगे। इसमें भी इंडस्ट्री में बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन, इतने सारे अलग अलग डायरेक्टर होते हैं, होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं, ये वो, कोई एम्प्लॉय होते हैं कंपनी कितनी नहीं होते हैं, यहाँ पे क्या करना है भाई, कैसे होना चाहिए, सब अपना अपना ओपिनियन लेकर के चल रहे हैं। तो इसमें गवर्नमेंट ने बड़ा प्यारा सा क्लैरिफिकेशन दिया और अब पोजीशन बहुत क्लियर है, समझेंगे। टैक्सेबिलिटी ऑफ ये एंट्री तो जैसी थी वैसी है। ठीक है, अब इसमें क्लैरिफिकेशन जो है हम वो समझ रहे हैं, एंट्री में कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये एंट्री मैंने यहाँ पे सिर्फ इसलिए ली ताकि आप लिंक कर पाओ। टैक्सेबिलिटी ऑफ रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर, लिवेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन रेम्यूनरेशन पेड टू डायरेक्टर, वी नीड टू फर्स्ट ascertain whether the director is an employee of the company or not। गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब आप ये देखिए कि जो डायरेक्टर है वो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है, डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है आपको असर्टन करने के लिए। सो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय independent directors, those directors who are not the employees of the said company, in lieu of remuneration as consideration for the services, are clearly outside the scope of Schedule 3 and therefore taxable। Remuneration paid to directors taxable in the hands of company under RCM। बेटा एक बार मैं यहाँ पे आपको शेड्यूल 3 पे जाऊंगी मैं। याद आया कुछ, शेड्यूल 3 किस चीज के लिए होता था, 7(2) से शेड्यूल 3 पे आए थे। द एक्टिविटीज व्हिच विल नॉट बी कंसीडर्ड एज सप्लाई, सप्लाई नहीं माना जाएगा, ना सप्लाई ऑफ गुड्स ना सप्लाई ऑफ सर्विस, माना कंसिडरेशन के लिए, माना बिजनेस होगा, जो भी है इसे हम सप्लाई नहीं मानते। क्यों, हम शेड्यूल 3 है हमने बोल दिया, शेड्यूल 3 ने बोल दिया कुछ एक्टिविटीज को सप्लाई नहीं मानेंगे। उसमें एक फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था बेटा, सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि
एम्प्लॉय कोई भी सर्विस दे रहा है किसको, एम्प्लॉयर को, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को कोई भी सर्विस दे रहा है, उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब सप्लाई नहीं है तो क्या होगा बेटा, जीएसटी नहीं लगेगा, कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पर क्या होना चाहिए, इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉय जो भी सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को इन द कोर्स ऑफ और इन द रिलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वो जीएसटी से बाहर रहेंगी, मतलब कि उसपे जीएसटी नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि शेड्यूल 3 ने बोला है कि वो सप्लाई नहीं। भाई साहब अगर कोई चीज सप्लाई नहीं है तो उस पर जीएसटी नहीं लग सकता, ठीक है। पर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए बहुत क्लियरली। अब मैं वापस से आती हूँ यहाँ पे। तो अब आपको डायरेक्टर के केस में इन्होंने क्या बोला, आपको सबसे पहले क्या सर्टेन करना है कि वो आपका एम्प्लॉय है कि नहीं। तो अगर जो डायरेक्टर आपका एम्प्लॉय नहीं है, द services provided by the independent directors, those directors who are not the employee of the said company to such company, in lieu of remuneration as consideration for the said service, are clearly outside the scope of schedule 3 of the CGST Act and are therefore taxable. Remuneration paid to directors taxable in the hands of company under RC। तो बेटा जो डायरेक्टर्स है, जो एम्प्लॉय नहीं है कंपनी के, ठीक है, और उनको कुछ रेम्यूनरेशन दिए जा रही है, तो ऑब्वियसली वो शेड्यूल 3 के बाहर है। शेड्यूल 3 के बाहर है मतलब टैक्सेबल है। टैक्सेबल है मतलब टैक्स जब भी लगेगा डायरेक्टर की सर्विस पे, टैक्स कौन पे करेगा, भाई साहब रिसिपिएंट मतलब कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट अंडर आरसीएम, ठीक है। बेटा जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो वहां पे क्लियरली कंपनीज एक्ट में है कि भाई वो वहां क्लियरली लिखा है कि वो एम्प्लॉय नहीं होंगे कंपनी, ठीक है। तो ऐसे डायरेक्टर्स जो एम्प्लॉय नहीं है, या अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी आपके एग्जाम में वर्ड यूज किया जाता है तो क्लियर है कि वो कभी भी आपकी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते हैं, कंपनीज एक्ट में लिखा है, ठीक है। So remuneration paid to the independent directors or those directors who are not the employee of the company is outside the scope of Schedule 3, thus taxable under reverse charge in the hands of company, and the company will be liable to pay the tax, the company or the body corporate, ठीक है। ये हो गया, ये पार्ट हमने समझा। अब नेक्स्ट, in case where it is ascertained that a director irrespective of the name and designation is an employee, डायरेक्टर क्या है भाई साहब, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेम एंड डेजिग्नेशन आपका कंपनी का एम्प्लॉय है, किसी भी रीजन से डायरेक्टर एम्प्लॉय है। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू डिटरमाइन एग्जामिन वेदर ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म बाय डायरेक्टर आर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए सारे जो सर्विसेज कर रहा है वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए, और देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ऑल्सो, या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस भी। बेटा कोर्ट्स ने ये ऑब्जर्व किया, ये यहाँ पे इसमें, कि भाई जो डायरेक्टर्स होते हैं वो जनरली ड्वेल कैपेसिटी में बहुत ज्यादा केसेस में काम करते हैं। कुछ काम तो भाई एक फिक्स है, लाख रुपए महीने का मिल रहा है, एज ए एम्प्लॉय कर रहे हैं। कुछ काम वो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस देते हैं। कुछ काम वो एज अ कंसल्टेंट कर रहे हैं, एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। तो डायरेक्टर्स जनरली ड्वेल कैपेसिटी में काम करते हैं, ऐसा बहुत सारे कोर्ट्स ने ऑब्जर्व किया। So the part of director's remuneration which is declared as salary in the books of account of the company and subjected to TDS under 192 of the Income Tax Act are not taxable, being consideration for service by employee to employer in the course of or in relation to employment in schedule in terms of schedule 3। तो भाई फॉर एग्जाम्पल मैं जो डायरेक्टर का दिखा रही हूँ 1 लाख रुपए महीने का जो है मैं एज अ सैलरी दिखा रही हूँ अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस पे मैं TDS 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट TDS ऑन सैलरी के हिसाब से डिडक्ट करके पे कर रही हूँ, वो मैं उसको किस में दे रही हूँ बेटा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप पे पैसे दे रही हूँ। तो वो क्या हो गया बेटा, दैट विल नॉट बी टैक्सेबल। क्यों, क्योंकि शेड्यूल 3 में आ गए वो। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू हिज एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट में आ गए, तो वो शेड्यूल 3 में आ गए, तो वो टैक्सेबल ही नहीं होंगे। टैक्सेबल ही नहीं होंगे तो काय का फॉरवर्ड चार्ज, काय का रिवर्स चार्ज, कुछ भी नहीं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सो होल टाइम डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर्स मे और मे नॉट बी एम्प्लॉय। देखना है आपको कि बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया गया और टीडीएस कैसे डिडक्ट किया है। टीडीएस अगर 192 में किया है तो द ट्रांजैक्शन इज इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज एंड दस इट विल नॉट बी लेविएबल टू टैक्स। अब कुछ पैसा मैं उसको कैसे दे रही हूँ यहाँ पे, फर्दर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय डायरेक्टर रेम्यूनरेशन विच इज डिक्लेयर्ड सेपरेटली other than salary in the company's account and subjected to TDS under section 194J of Income Tax Act as fees for professional or technical services are treated as consideration for providing the services which are outside the scope of Schedule 3 and therefore taxable under RCM। तो ये क्या है बेटा, यहाँ पे जो उसको बाकी का रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है किसको, डायरेक्टर को, द पार्ट ऑफ
Employee direct remuneration which is declared separately other than salary in company's account and subjected to TDS. किस में काट रहे हैं आप उसका 194J में आपका TDS डिडक्ट कर रहे हैं आप as fees for professional or technical services are consideration for providing services जो कि शेड्यूल 3 के बाहर होती है और टैक्सेबल होगी. टैक्सेबल होगी तो सीधी बात है कैसे होगी रिवर्स चार्ज में. डायरेक्टर सर्विसेज या तो टैक्सेबल नहीं है, टैक्सेबल जब भी होगी रिवर्स चार्ज में. सो अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं 194J में देन इट इज आउटसाइड शेड्यूल 3. प्रोफेशनल सर्विसेज है क्योंकि ये शेड्यूल 3 के बाहर हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट सर्विस से बाहर हो जाएगा, सो फिर टैक्सेबल होगा और टैक्स किस पे लगेगा रिवर्स चार्ज में. ठीक है, तो बेटा आपको ये याद रखना है. एक बार हम वापस से देखेंगे. अब आपके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन उन्होंने पूछा बेटा वो हमेशा कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते, कभी भी एम्प्लॉय नहीं होते, आपको याद रखना है. तो अगर उन्हें रेम्यूनरेशन पे की गई है या और किसी को की जो एम्प्लॉय नहीं है तो एम्प्लॉय नहीं है आउटसाइड शेड्यूल 3 हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल अंडर आर. सेकंड, अगर होल टाइम डायरेक्टर्स है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जहां हमने देखा कि ड्वेल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, आपको वहां पे क्या देखना है बेटा, वो आपके एम्प्लॉइज तो हैं बट साथ साथ में वो लोग क्या हो सकते हैं अदर सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज. तो आपको देखना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आपने कैसे डिक्लेयर किया है, प्लस टीडीएस आपका कैसे डिडक्ट हो रहा है. टीडीएस 192 में हो रहा है यहाँ पे आपका अगर डिडक्ट, तो ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, इट विल बी इन द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज और उस पर टैक्स नहीं लगेगा. बट जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट में अदर देन सैलरी डिक्लेयर किया है और टीडीएस आपका 194J में प्रोफेशनल सर्विसेज में डिडक्ट हो रहा है, वो आउटसाइड शेड्यूल 3 हो जाएगा और टैक्सेबल हो जाएगा. और टैक्स कैसे लगेगा, रिवर्स चार्ज में कंपनी को लगेगा, रिवर्स चार्ज में कंपनी को टैक्स पे करना रहेगा. ठीक है, तो ये एक डायरेक्टर सर्विसेज की हमारी एंट्री थी बेटा, जिसपे एंट्री में तो कोई अमेंडमेंट नहीं था बट एक ये बहुत ही रिक्वायर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है, इंडस्ट्री को भी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड था और आपको भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ठीक है, तो ये रिवर्स चार्ज से रिलेटेड हमारे अमेंडमेंट्स हुए. ठीक है, नेक्स्ट बेटा कंपोजिशन स्कीम वाले चैप्टर में आएंगे हम. सो बेटा इसमें कुछ ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, खाली रूल 7 जो था, मैंने पूरा रूल 7 भी नहीं लिया यहाँ पे, सिर्फ हम देखेंगे जो रेट ऑफ टैक्स 10(2)A वाली जो स्कीम आई थी कंपोजिशन में, किसके लिए थी बेटा, वो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए. सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जो हमने स्कीम देखी थी 10(2)A वाली. सो एक बार देखेंगे उसमें रेट ऑफ टैक्स बस रूल 7 में भी नोटिफाई किया है. ठीक है, रेट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 10(2)A नोटिफाइड इन रूल 7A ऑफ CGST रूल्स. रूल 7 ऑफ CGST रूल स्पेसिफाइड रेट ऑफ टैक्स फॉर सेक्शन 10 सप्लायर्स. बेटा रूल 7 में सबके लिए रेट्स हैं, आपको याद हो तो मैन्युफैक्चरर्स के लिए रेट है, रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, अदर सप्लायर्स दैट इज ट्रेडर्स के लिए रेट है. अब 10(2)A वालों के भी रेट वहां पे उन्होंने ऐड कर दिए. ये तीनों तो थे, एक और ऐड कर दिए. यहाँ पे जो सिर्फ अमेंडमेंट में ऐड किया मैंने वो लिया है, पूरा रूल 7 नहीं लिया है. बाकी का एज इट इज है, मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो रेट थे वो अभी भी है, रेस्टोरेंट के लिए, ट्रेडर्स के लिए वो सब चीजें अभी भी है. सो Rule 7 of CGST rules specify rate of tax for 10 supplier. Further, a new scheme has been implemented for service supplier having turnover of not more than 50 lakhs in the preceding financial year. बेटा जिनका पिछले सालों में 50 लाख से ज्यादा टर्नओवर नहीं था उनके लिए एक नई स्कीम आई थी, आपको याद हो 10(2)A की स्कीम हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है. The new tax rate has been brought into Rule 7. So कैटेगरी इसमें कौन है, registered person not eligible for composition scheme under 10(1), 10(2) but eligible to pay tax under 10(2)A. मतलब सिंपल वर्ड्स में 10(2)A वालों के लिए क्या रेट ऑफ टैक्स है CGST का यहाँ पे और SGST का बेटा 3% of turnover of supply of goods and services in the state or union territory. So 3% of turnover in the state or union territory CGST plus 3% of turnover in state or union territory SGST. बेटा यहाँ CGST लिखा गया, करेक्ट करके SGST कर लो. So 3% of turnover of supply of goods or services in the state or union territory. Simple words में turnover in a state or union territory का 3% CGST, 3% SGST. टोटल कितना हो जाएगा बेटा 3 + 3, यहाँ पे 6% का रेट ऑफ टैक्स है. किसको लगती थी ये स्कीम, जिसका एग्रीगेट टर्नओवर बेटा यहाँ पे कितना 50 लाख से ज्यादा नहीं है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ये हमने देखा था. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, खाली रूल 7 में रेट ऑफ टैक्स जो स्पेसिफाई करता है उसमें इनका भी रेट बता दिया है. ठीक है, सो ये कंपोजिशन स्कीम से रिलेटेड अमेंडमेंट है. ओके, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो 1 मिनट में जाऊंगी 10(2)A आपको दिखाती हूँ मैं, हमने क्लास में तो पढ़ा ही था. ये देखो पहले रूल 7 में ये सब कुछ होता था, इसमें अब नेक्स्ट एक कैटेगरी 10(2)A की भी उन्होंने ऐड कर दी है.
ये अब आप बोलोगे कि मैम रेट ऑफ टैक्स 3%, 10 2A में जो लिखा हुआ है, बेटा यहाँ उन्होंने क्या बोला है कि क्या रेट रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 3% प्लस 3% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि भाई ये रेट रह सकता है, रहेगा नॉट एक्सीडिंग, बट एक्चुअल रेट किसने नोटिफाई किया, रूल 7 ने। रूल 7 ने क्या बताया, 3% ऑफ टर्नओवर उन्होंने 3% ही नोटिफाई किया, तो रूल 7 ने बताया कि 10 2A में जो जाएंगे उनको टैक्स कितना पे करना है, 3% of turnover of supply of goods or service and services in the state or union territory। गुड्स का भी सर्विस का भी टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी का 3% सीजीएसटी, 3% एसजीएसटी। तो बहुत ही सिंपल सा अमेंडमेंट है, रूल 7 में रेट नोटिफाई किया है। ठीक है बेटे, यहाँ तक हमारी ये फर्स्ट 4 चैप्टर्स हमने इसके अमेंडमेंट्स किए, सप्लाई का किए, लेवी ऑफ टैक्स का किए, फिर हमने आरसीएम का किया, कंपोजिशन का किया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के अमेंडमेंट्स हम डिस्कस करेंगे। सो विल स्टॉप आवर डिस्कशन ओवर हियर बेटा। थैंक यू फॉर नाउ।